नाज़रीन, जंग का 25वां दिन है और आज अचानक सूरत हाल दुनिया में यह पैदा हो गई है कि मुख्तलिफ मुल्कों ने अचानक एमरजेंसी अनाउंस करना शुरू हो गई है कर दी है। मशरिक से लेकर मगरिब तक जो है, और एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में अचानक मुल्क जो है वो इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही थी, लेकिन अब जो है वो एनर्जी की शॉर्टेज है वो बहुत हो गई है। ऑयल की, गैस की, जो रिजर्व्स इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बहुत हद तक ख़त्म भी हो रहे हैं। तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल जब वो पैदा हो गई है। फिलिपाइन ने इमरजेंसी जो है वो वहाँ पर नाफिज कर दी है और ताइवान के लिए बड़ी अहम सूरत हाल पैदा होने जा रही है। देखें, वहाँ पर क्यूबा का जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका ने कर रखा है और 3 महीने के ब्लॉकेड के बाद वहां पर सूरत हाल यह है कि जो पावर आउटरेज है वो नेशनल सतह के ऊपर हो चुकी है। कोई एक टैंकर भी क्यूबा जब नहीं पहुंच सका है। अच्छा, अब ताइवान जो है वो, ताइवान का चाइना ने कोई ब्लॉकेड तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसका एक नेचुरल ब्लॉकेड हो गया है, क्योंकि ताइवान को जो एनर्जी जा रही है वो मिडिल ईस्ट से जा रही है और मिडिल ईस्ट से तो एनर्जी बंद हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली जो ताइवान है वो भी एक ब्लॉकेड के अंदर चला गया है। चाइना ने वैसे भी उसको इस वक्त घेर रखा है, लेकिन वो उसकी तरफ जाने वाला ऑयल तो नहीं रोक रहा, लेकिन उसकी तरफ ऑयल जा ही नहीं रहा। तो ये यानी कि जो कुछ इस वक्त इस जंग के अंदर हो रहा है, इसके जो असरात हैं वो बहुत सारे मुल्कों पर बहुत सारी सूरत हाल में आएंगे। कहीं रिजीम चेंजेस हो जाएंगी, कहीं जो है वो बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर जो वो बदल जाएगा, और ताइवान और यूक्रेन जो 2 बड़े महाज हैं वहां पर आप समझ लें कि चाइना और रशिया जब वो ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर जब वो आ जाएंगे कि वो वहां पर अपने मकासद अचीव करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथनिंग पोजीशन के अंदर होंगे। अब आप देखें ना कि ताइवान का विद इन डेज, अब अभी जापान ने जो है वो अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, 10-15 दिन ये जंग और चल गई तो रिजर्व्स तो खत्म हो जाएंगे या 30-40-50% रह जाएंगे, तो वो सारे तो जापान इस्तेमाल नहीं कर सकता। सारे इस्तेमाल करके बैठ जाए तो उसके बाद क्या? तो हर मुल्क को 40-50% तक अपने रिजर्व हर सूरत में रखने ही रखने हैं। वो ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने रिजर्व भी खाली कर दे। उसके बाद क्या? तो अब फिलिपाइन में ये सूरत हाल है, ताइवान में ये सूरत हाल है, एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खबरें सामने आ रही हैं, अफ्रीका के मुल्कों से खबरें सामने आ रही हैं। कमर्शियल जो फैसिलिटीज है बंद की जा रही हैं, शॉप्स को बंद किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर जो गैस प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो अब देखें, अमेरिका तो खुद सफिशिएंट है एनर्जी के अंदर, लेकिन फिर वहां पर प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं? तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो गल्फ है ना, इसकी जो सप्लाई है ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के साथ कनेक्टेड है। गल्फ से कोई एनर्जी अमेरिका के लिए नहीं जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो ये दुनिया इंटर लिंक है एक दूसरे के साथ। जरूरी नहीं कि आपका बराह रास्त यहां से जो है वो ऑयल और गैस जो है वो जा रही हो, लेकिन जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बड़ी इकॉनमीज हैं। और यूरोप शदीद ये करा, यूरोप जो है वो पहले रशिया से उसने बाईपास किया और गल्फ से लेनी शुरू की। अब गल्फ भी जब वो उधर से सप्लाई बंद हो गई है, तो यूरोप का ऑलरेडी जो बहुत नुकसान हो चुका है। और इजराइल की जंगों ने जितना यूरोप को डैमेज किया है, अगर यूरोपियन आज समझें और इस जंग से पहले वो समझते तो कभी वो ये पॉलिसी को इख्तियार ना करते। इजराइल की जंगों से सबसे ज्यादा अगर मिडिल ईस्ट के बाद किसी ने नुकसान उठाया है तो वो यूरोप ही है। माइग्रेशन की सूरत के अंदर, इकॉनमी की लॉसेस की सूरत के अंदर, और फिर अपना इमेज भी यूरोपियन ने जब वो डिस्ट्रॉय किया है इजरायली क्राइम्स को कवर करने के लिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ जब वो ग्राउंड जो अटैक है उसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका की जानिब से नए ऐसे वॉरशिप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए जा रहे हैं जो मरीन्स की डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वैसे भी मुज़ाकरात के ज्यादा चांसेस हैं नहीं भाई। मुज़ाकरात करते करते, तो जब मुज़ाकरात 28 फरवरी से पहले हो रहे थे तो कितना वाज़ेह था कि जंग होने जा रही, क्योंकि अमेरिका की डिमांड्स ही बेतुकी डिमांड्स थी और इजरायली डिमांड्स थी जिनको वो बार बार परसू कर रहे थे। और गार्डियन ने लिखा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो ये मुसाद के एसेट्स हैं। तो वहीं बात तो वहीं की वहीं खड़ी है। अब उसमें से क्या नई चीज जब वो निकल कर सामने आ जाएगी? अगर इसी तरह से मुज़ाकरात ही करने तो उसमें से क्या चीज जब निकल कर आ जाएगी? और वैसे भी देखें, डॉलर जो है वो उसके ऊपर अमेरिकी एम्पायर खड़ा है और डॉलर जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर खड़ा है। तो इस तरह से ये एक जंग ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल डिसाइसिव वॉर ही होगी यहां पर। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे लग रहा है, बाकी कोशिशें जारी हैं, उन कोशिशों पर बात भी करेंगे, लेकिन ये बस ऐसे ही है। मतलब इसका कोई हम इफेक्टिव या मीनिंगफुल जिसको निगोशिएशंस कहते हैं, आज चाइना ने कहा है अमेरिका को कि गुड फेथ के अंदर मुज़ाकरात करो, लेकिन गुड फेथ कहीं है ही नहीं। मसला ये है
तो कोई मीनिंगफुल और इफेक्टिव मुज़ाकरात कहीं नजर नहीं आ रहे, बावजूद इसके बस ये मीडिया कंजम्पशन है। अब 24 दिनों में तो हम मुज़ाकरात डिस्कस ही नहीं कर रहे थे, अब ये पिछले 24 घंटों से अचानक जब मुज़ाकरात आना शुरू हो गए तो ये मीडिया कंजम्पशन भी ऐसा सा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि वो कुछ हासिल नहीं कर सके हैं, तो इधर उधर टकरे भी मार रहे हैं कि दरमियान में से कोई ऐसी ईरान सरेंडर कर दे, कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दरमियान में से निकल कर आ जाए। लेकिन ईरान ने जनाब अली सिजिल जो मिसाइल हैं वो फिर इस्तेमाल किए हैं, और जो बड़ी उनकी हसास साइट से उनको निशाना बनाया है। अभी कुछ देर पहले एक और वेव जो है वो इसराइल पर फायर की गई है। बड़ी इंटेंसिव जो अटैक्स हैं वो ईरान के हो चुके हैं, खासकर पिछले 24 घंटों से। हिजबुल्लाह ने तल अवीव से कुछ दूर थोड़े से फासले पर जो उनकी एडवांस वेपन फैक्ट्रीज हैं उनको निशाना बनाया, तो हिजबुल्लाह जो है वो और ज्यादा डीप चला गया है। मैं सबसे पहले बीबीसी की एक हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं। बीबीसी ये कह रहा है कि वॉर ऑन ईरान एंटर्स डेंजरस फेज। ये सबसे डेंजरस फेज के अंदर जो जंग है वो दाखिल हो चुकी है, ठीक है ना। ये बीबीसी लिख रहा है। एज यूएस ऑप्शंस फॉर टॉक्स नैरो, अमेरिकी ऑप्शंस फॉर टॉक्स वो बिल्कुल महदूद हैं, छोटी सी विंडो है, 10% चांसेस हैं, 15% चांसेस हैं। तो उसके बाद फिर क्या? डिस्पाइट यूएस क्लेम के ईरान को उन्होंने क्रिपल कर दिया है, ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसकी जंगी सलाहियतों को खत्म कर दिया है, लेकिन रियलिटी यह है कि यह जंग वाशिंगटन के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। उसकी वजह यह है कि सस्टेन्ड रिटेलिएशन ईरान जारी रखे हुए है और अमेरिका के पास कोई क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। यह बीबीसी लिख रहा है। इसमें आप एक चीज नोट करें, तमाम आप मीडिया उठाकर देख लें, वेस्ट का, मिडल ईस्ट का, वो जंग की मोरालिटी, लीगैलिटी, लिजिटिमेसी इसको मौजूए बहस नहीं बना रहा है, जो कि सबसे पहले मौजूए बहस होना चाहिए था कि यह तो एक इलीगल वॉर है, क्या जवाब है और किस तरह अमेरिका ने धोखा दिया है। इस चीज को सबसे पहले मौजूए बहस होना चाहिए। तो आप देखें, ये जो वेस्टर्न मीडिया है जो कि बिल्कुल ज़ायनिस्टों के कंट्रोल में है, ये इस बात को ज़ेर बहस नहीं बना रहा। जो मेडिकल फैसिलिटीज हिट हो रही हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, उसको ये मौजूए बहस नहीं बना रहे, बल्कि उस पर तो ये ऐसी ऐसी रिपोर्टें छापते हैं कि ये गलती से हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और जो है वो अगर इजराइल में कोई टारगेट हिट हो जाए तो वो फौरी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे ईरान ने कर दिया। लेकिन जब ईरान में, लेबनान में और गजा में कुछ ऐसा हो तो कहते हैं कि देख रहे हैं, अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, हमास ने ऐसा कहा है कि अस्पताल पर हमला हुआ है, ईरान ने ऐसा कहा है कि अस्पताल पर हमला हुआ है। इधर होगा तो फौरी कहेंगे हाँ हाँ ये हुआ है। तो ये तो इनका बिहेवियर है। तो आप इनका सारी जो रिपोर्टिंग देखें, और इन्होंने दहाइयों से इस जंग में हिस्सा डाला है, ये दहाइयों से नैरेटिव बिल्डिंग में ये हिस्सेदार हैं, ये सारा मीडिया, और यहां आज जंग की सूरत हाल तक लेकर आए। इन्होंने एक दफा भी क्वेश्चन नहीं किया पिछले तमाम सालों में जब ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था, बल्कि उसमें हिस्सा डाला। अब ये एक एक मीडिया रिपोर्ट छाप रहा है कि किस तरह अमेरिका को शिकस्त हो रही है। तो बात करने का मकसद यह है कि वो इसकी लीगैलिटी या मोरालिटी को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और यह भी उन्होंने डिस्कस नहीं करना था अगर ये छोटी मोटी डिफीट होती। बात यह है कि कुछ हासिल ही नहीं ना हो रहा। 25 दिन हो गए, आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये हो क्या रहा है। भाई इराक तो पहले दिन ही खत्म हो गया था ना, पहले दिन जब बमबारी हुई तो खत्म हो गई इराक की गवर्नमेंट। अफगानिस्तान खत्म, शाम, लिबिया की खासतौर पर बात करें, शाम में तो बशार असद को रशिया ने आकर बचाया। लिबिया आप देख लें तो वो तो पहले दिन की बमबारी से खत्म हो गया ना मामला। आज 25वां दिन है और ये 25वां दिन भी खत्म होने को है, और ईरान एज अ कंट्री सर्वाइव कर रहा है ना। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या अफगानिस्तान आगे से रिटेलिएट कर रहा था? क्या उसने अमेरिकी बेड़ों को जब वो लूला लंगड़ा करके वापस भेज दिया था? अमेरिकी बेसिस के ऊपर क्या हमले हो रहे थे? आसानी से गल्फ से ये अमेरिकी जहाज उड़ा करते थे या एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा करते थे और इराक और अफगानिस्तान पर जाकर बमबारी किया करते थे। तो कोई मसला ही कभी नहीं हुआ। ओ भाई 25 दिन हो गए हैं, ईरान स्टैंड कर रहा है, इससे बड़ी और हजीमत क्या होगी? तो ये शिकस्त इतनी बड़ी है कि इनको लिखना पड़ रहा है, वरना ये इन्होंने लिखना नहीं था। क्योंकि अगर कोई चीज लिखने वाली है तो वो तो मोरालिटी सबसे पहले लिखने वाली है, लीगैलिटी लिखने वाली है, लिजिटिमेसी लिखने वाली है कि ये क्या बदमाशी है, किस जस्टिफिकेशन के साथ अमेरिका और इजराइल ने जाकर अटैक किया है। ये सवाल उठाने से कासिर है। और अभी ट्रंप की आप हालत देखें, ट्रंप इसी मीडिया को
गालियां देने पर मजबूर है। हालांकि उनका अपना मीडिया है और उसी के मुताबिक चलता है, लेकिन वो चूंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी है कि उनको भी वो बुरा भला कह रहा है। अभी तो उसने दुनिया के मीडिया को फेस नहीं किया, अभी तो वो अपने ये जो सारा माउथ पीस मीडिया इसी को फेस कर रहा है और उनको भी बुरा भला कह रहा है। तो अभी तो उसने दुनिया के मीडिया को आकर अगर वो फेस करे तो फिर क्या होगा? सही है। तो ये चूंकि शिकस्त इतनी बड़ी है, बुनियादी वजह ये। सो फाइनेंशियल टाइम ने क्या लिखा? अच्छा, फाइनेंशियल टाइम इन तमाम मीडिया में से मुनासिब मीडिया, ठीक है ना, मुनासिब थोड़ी सी बात कर रहा है। सो फाइनेंशियल टाइम ने क्या लिखा? इज नेतन्याहूज वॉर गैम्बल थ्रेटनिंग द फ्यूचर ऑफ इजराइल? ये जो सारा गैम्बल खेला है नेतन्याहू ने कि ये ईरान के साथ जिसने जंग छेड़ी है घमंड में, क्या ये फ्यूचर ऑफ इजराइल तो दांव पर अब नहीं लग गया? अग्रेशन ऑन ईरान एंड द डिक्लाइनिंग यूएस सपोर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉर आर अनदर थ्रेट टू इजराइल्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। कि भाई जंग भी यहां पर उस तरह से ये अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे, जंग प्रलॉन्ग हो रही है, अमेरिका की सपोर्ट में डिक्लाइन आ रहा है क्योंकि वहां पर तो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जो इजरायली सिक्योरिटी और इजरायली फ्यूचर है वो दांव पर लग गया है। फाइनेंशियल टाइम। अच्छा, अब आप देखिए कि दुनिया में एक खलबली मच गई है एनर्जी के हवाले से, और ये बड़ा अहम तरीन फेज है। वो क्यों? देखिए, यही वो चीज थी कि जिसने अमेरिका को प्रेशराइज करना है कि वो जंग रोके, कि पूरी दुनिया की इकॉनमी एट स्टेक आ गई है। गजा में वायलेंस, जितना वायलेंस आज हो रहा है इससे भी बड़ा वायलेंस गजा में हो रहा था, दुनिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। तो अब चूंकि दुनिया का नुकसान हो रहा है, तो यही वो सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया अमेरिका को प्रेशराइज करेगी कि इसको रोको भाई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे मुल्क चल ही नहीं सकते, दुनिया ठप हो रही है, ठीक है ना, मुतासर हो रही है, एक मुल्क एक गवर्नमेंट मुतासर हो रही है। तो ये आज से वो फेज शुरू हो गया है कि दुनिया बाकायदा उसकी हीट बहुत बड़े स्केल के ऊपर महसूस कर रही है, इमरजेंसी नाफिज होना शुरू हो गई है। तो अगर इस प्रेशर के बावजूद अमेरिका ने जंग बंद ना की तो फिर ये बिल्कुल समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। फिर शायद इसमें से कोई मुज़ाकरात के चांसेस जो वो जाते रहेंगे, जो अब भी बहुत नैरो हैं जंग रोकने के, ये बिल्कुल फिर जब वो जाते रहेंगे। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि ये फिर किसी के सरेंडर पर ही खत्म होगी। यानी अमेरिका को हम ये नहीं कह सकते वो सरेंडर करेगा, लेकिन वो फिर बहुत सारी ईरानी डिमांड्स उसको मानकर यहां से जाना पड़ेगा, या फिर वो ईरान से सरेंडर करवाएंगे जैसे उन्होंने जापान और जर्मनी से करवाया था, ठीक है ना। फिर ये सूरत हाल होगी अगर ये वाला प्रेशर भी काम नहीं कर सका, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रेशर हो नहीं सकता कि सारी दुनिया ही आकर अमेरिका को कहेगा भाई जंग रोको। सो फिलिपाइन डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और ये अमेरिका का इत्तेहादी है और इसने चीन से जाकर लड़ना है, ठीक है ना। तो और ताइवान और जापान और साउथ कोरिया, ये जो पिछले अमेरिकी सदूर आते रहे हैं, उन्होंने ईरान की जंग इसलिए भी नहीं शुरू की कि हमारे इत्तेहादी डैमेज होंगे, यूरोप डैमेज होगा, साउथ कोरिया, जापान, फिलिपाइन डैमेज होगा। तो उनकी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अमेरिकी फौज वहां पर बैठी हुई है, उनकी सिक्योरिटी इस अंदाज में भी डैमेज हुई है और उनका ट्रस्ट इस अंदाज में भी डैमेज हुआ है कि अमेरिका को हमारी कोई परवाह नहीं है, और बाकी जो इनकी बेसिस हैं वो तो उल्टा वबाले जान है सबके लिए, वो कोई सिक्योरिटी का पैरामीटर नहीं है। मुझे बताइए कि ये बेसिस जो ईरान के हमलों से नहीं बच सकी, वो चाइना और नॉर्थ कोरिया के हमलों से बचेंगी? चाइना और नॉर्थ कोरिया उनके मिसाइल रुकेंगे जहां ईरान के मिसाइल ये तबाही ला रहे हैं। तो उनकी सिक्योरिटी इसमें भी थी और उनका ट्रस्ट ये भी था कि भाई ठीक है यार, अमेरिका हमारा इतना लिहाज करता है कि वो ऐसी कोई जंग नहीं छेड़ेगा जिससे हमें नुकसान हो। तो वो भी समय वो जो अलायंस है वो डैमेज हो रहे हैं, बहुत हद तक डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि वो इस सूरत हाल को देख रहे हैं। भैया अमेरिका को पता था कि हमारा ऑयल बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसने कोई लिहाज नहीं किया, इसने हमारी कोई परवाह नहीं की। तो अमेरिका में 33% तक जो है वो गैस प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। वॉर ऑन ईरान ड्राइव्स एनर्जी शॉक इन यूरोप, ग्रोथ आउटलुक कोलैप्सेस। यूरोप में जो शॉक वेव्स हैं वो देखी जा रही हैं, और जो ग्रोथ है वो तो बिल्कुल कोलैप्स हो गई। अब तो मामला सर्वाइवल में चला गया ना। डीपनिंग एनर्जी क्राइसिस है वो देखा जा रहा है यूरोप के अंदर। गैस फ्लोज जो है वो डिसरप्ट हो चुके हैं, प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, और वीकनिंग ग्रोथ के जो ऊपर तरक्की होनी थी, ग्रोथ होनी थी, वो बिल्कुल डिक्लाइन में जा रहा है। स्ट्रक्चरल जो वल्नरेबिलिटीज हैं कि कहां पर खराबियां हैं, कमजोरियां हैं, वो उल्टा खुलकर सामने आई हैं। ब्लूमबर्ग ने आज लिखा है, ठीक है। तो ये यूरोप की सूरत हाल हो गई।
अभी ईरान ने तुर्की को जो गैस थी उसकी सप्लाई बंद कर दी है, चूंकि जो साउथ पारस गैस फील्ड है वहां पर जो अटैक हुआ था वो सारा वहां से गैस जा रही थी, तो वो आज ईरान ने सप्लाई बंद कर दी है। मिस्र ने अनाउंस किया है कि अर्जेंट प्लान अभी अगले घंटों में अप्लाई किया जाएगा, पब्लिक और कमर्शियल शॉप्स को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मैयर्स लिए जा रहे हैं, वियतनाम में और बांग्लादेश में, इंडिया में, बाकी जगहों पर बहुत सारे, हर मुल्क अपने अपने हिसाब से जब वो इकदाम ले रहा है। अच्छा, अभी कुवैत के अंदर जब वो 7 डिफरेंट मकामात के ऊपर पावर आउटरेज जो वो हुई है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और अचानक क्या हुआ है कि जो अमेरिकी एम्बेसी है ओमान में, उसने अलर्ट जारी कर दिया अपने सिटीजन्स को कि स्टे एट होम। अब ये चूंकि ओमान तो अंडर अटैक है ही नहीं, तो ये अब ओमान में क्या होने जा रहा है, अब अमेरिकी एम्बेसी इधर भी अलर्ट जब जारी कर रही है। अच्छा, ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बड़ी विजडम के साथ इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही विजडम के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और वो पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है, वो ओमान को अहमियत दे रहा है, वो और कुछ मुल्कों को अहमियत दे रहा है जो ईरान की सपोर्ट में है। मिसाल के तौर पे अभी क्या हुआ है कि थाईलैंड का एक जहाज जो है वो ईरान ने गुजरने दिया है। थाईलैंड ने राब्ता किया ओमान से, और ओमान के कहने पर ईरान ने वो जहाज गुजरने दिया। और जो ईरान के एम्बेसडर हैं इन थाईलैंड, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन के साथ थाई जहाजों को हमने वहां से जो गुजरने दिया। तो ये आप देखें कि ईरान रिस्पेक्ट कर रहा है, एशिया के मुल्कों को भी मैसेज दे रहा है कि भाई हम एक जिम्मेदार फोर्स हैं, हमारे पर हमला हुआ तो हम उसके दिफा में मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई डिसरप्शन फैलाना, क्योस फैलाना हमारा मकसद नहीं है, किसी की इकॉनमी तबाह करना हमारा मकसद नहीं है। फिर वो ऐसी ताकत नहीं बन रहा है कि जो किसी की सुन ही नहीं रहे। वो पाकिस्तान की सुन रहे हैं, वो ओमान की सुन रहे हैं, वो मिस्र से राब्ते में है, वो तुर्की से राब्ते में है, वो चीन और रूस से राब्ते में, ठीक है। एक ताकत होती है जो किसकी सुन ही नहीं रही। तो अब जहाज उन्होंने गुजारा और ओमान के जरिए गुजारा। तो ओमान, देखिए ना, ओमान ऑलवेज स्टैंड राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, चाहे वो यमन की जंग हो, चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो ईरान हो। ओमान ऑलवेज स्टैंड राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। ओमान करेजियस स्टैंड इस वक्त ले रहा है। ओमान का फॉरेन मिनिस्टर ने आर्टिकल भी लिखा, दुनिया को सच बताया कि अमेरिका ने कैसे धोखा दिया, अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल खो बैठा है। ये इजराइल के लिए यहां पर इसने जंग शुरू की है। अमेरिका जैसी ताकत को ये जेब नहीं देता कि वो छोटी सी एंटिटी से जो है वो इस तरह से यरगमाल बन जाए और अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल उनको दे दे। आपको पता है सीआईए को भी फारिग कर दिया मोसाद ने मिडिल ईस्ट से। सीआईए जो है ना, वो अब मोसाद से इंटेलिजेंस ले रही होती है। आहिस्ता 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 इजराइल ने सीआईए के जो आंख और कान हैं वो मिडिल ईस्ट में बंद कर दिए, और वो एक एक करके उसने, मोसाद ने यहां का कंट्रोल जो वो संभाला है। इसलिए अब सीआईए जो है वो मोसाद ही से मालूमात ले रही होती है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने किया अमेरिका के साथ। अच्छा, तो अब ये सूरत हाल है कि अब क्या ये प्रेशर काम करेगा, ये नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इससे ज्यादा और बड़ा प्रेशर क्या हो सकता है कि मुल्क के मुल्क ठप हो रहे हैं। अच्छा जनाब अली, जो बड़ी महफूज इंटेलिजेंस साइट्स हैं उन पर खैबर शिकन, इमाद और सिजिल जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, और ईरान ये दावा कर रहा है कि डायरेक्टली हिट जाकर किया इसने मल्टीपल टारगेट्स को, नॉर्थ में, सेंटर में, तल अवीव में, और कमर्शियल और जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं और रमतगान के अंदर, निजीव के अंदर इनको निशाना बनाया गया बड़े बड़े वाइडर स्केल के ऊपर, यानी इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, ये सारा उन्होंने निशाना बनाया। तल अवीव तो मुसलसल निशाना है ही है। बेयर शिवा के अंदर जो लॉजिस्टिक साइट्स हैं वो निशाना बनी है। ईरान ने कहा है कि हमें इसमें कामयाबी हुई है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जहां जहां पर ये अभी हमने हमले किए हैं वहां पर सेंसरशिप जो है वो लागू कर दी गई है और किसी को वहां उस एरिया को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सेंसरशिप हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। और इजरायली मीडिया बता रहा है कि डिटेक्शन ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स द सदर्न इजराइल। अच्छा, आईआरजीसी ने वार्न किया है कि क्रशिंग रिस्पॉन्स हम देंगे टू द क्राइम्स इन लेबनान एंड पैलेस्टाइन, जो इसराइल लेबनान में, गजा में कर रहा है एंड बियॉन्ड इनटू द रीजन, उसके ऊपर बड़ा क्रशिंग रिस्पॉन्स हम देंगे। ईरान ने यह कहा है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ये हमारी फेवर के अंदर शिफ्ट हो रहा है। डिक्लेयर्स दैट द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टिंग इन ईरान फेवर। जिस तरह से जंग जारी है और ईरान सस्टेन्ड रिस्पॉन्स कर रहा है और स्ट्रेट हॉर्मज़ उसके कंट्रोल में है। और देखें अमेरिका के टॉप जो टॉयज हैं वो तो तबाह हो गए। F-35 देखें उनकी ताकत के शाहकार हैं। F-35 जेराल्ड फोर्ड दोनों तो हिट कर दिए ईरान ने। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि जो आज तक हिट नहीं हो और उनकी ताकत के सबसे बड़े शाहकार हैं
वो तो एक मुल्क की एयरफोर्स से बड़ी एयरफोर्स जो है वो सिर्फ एक जेराल्ड फोर्ड के ऊपर होती है। तो उनकी जो सबसे बड़ी ताकत के सिंबल थे, उनकी टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े सिंबल थे जेराल्ड फोर्ड और F-35, वो तो ईरान ने हिट कर दिए हैं। और आउटडेटेड एयर डिफेंस से, आउटडेटेड रेडार से, तो चाइना के सामने ये जाकर टिकेंगे। ये जेराल्ड फोर्ड और F-35 जो अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा जेट बनाकर उन्होंने पेश किया था, ये चाइना के सामने जाकर टिकेगा, ये नॉर्थ कोरिया के सामने जाकर टिकेगा। आप अंदाजा नहीं कर पा रहे कितनी बड़ी लड़ाई यहां पर जारी है। क्योंकि चाइना को कोई जरूरी नहीं है कि उसने एक अमेरिका से जंग लड़नी है तो सुपर पावर बनेगा, यह अब जरूरी नहीं है। जब अमेरिका इस अंदाज में अपने टॉप ऑफ द टॉप वेपन को एक्सपोज कर रहा है, भाई आप कहते हैं J-35 और F-35 बेहतर है, तो J-35 तो कहीं ना गिरा, F-35 गिर गया, तो कौन खरीदेगा F-35 को? तो आप कहते हैं कि अमेरिका बड़ी मिलिट्री फोर्स है क्योंकि उनके पास ये है, क्योंकि उनके पास ये है, क्योंकि उनके पास ये है। तो चाइना को जरूरी नहीं है कि अमेरिका से लड़कर ही सुपर पावर बनना है। अमेरिका तो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपने टॉप ऑफ द टॉप वेपन को, और एक वेपन उनका रह गया है। वो कौन सा है? B-52 बॉम्बर। एयरफोर्स में F-35, नेवी में जेराल्ड फोर्ड, बॉम्बर्स में B-52। तो अगर वो हिट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मामला किधर जाएगा? तो वो भी हिट हो सकता है, ये अब कोई अचंभे की बात नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पावर वो कह रहे हैं हमारे फेवर में शिफ्ट हो रहा है। इजराइल का एस्टिमेट यह है कि ईरान जो है वो फॉर मैनी वीक्स सस्टेन्ड बॉम्बिंग इजराइल पर कर सकता है। जंग जारी रही तो कई महीनों तक ईरान ये सलाहियत रखता है कि वो बमबारी जारी रखे। ईरान ने WHO को कहा है कि वो एक्शन ले अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, क्योंकि मेडिकल सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने ये कहा है, अच्छा ये इदारे भी फारिग हो जाएंगे, IAEA, WHO, फलाना फलाना, कोई कंडेमनेशन ये जारी नहीं कर सके, ना फ़लस्तीन में, ना लेबनान में, ना यमन में, ना शाम में, ना इराक में, ना ईरान में। हिजबुल्लाह जनाब अली जो रफ़ाएल इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज साल्वोज के साथ इसको निशाना बनाया है। ये 56 किलोमीटर दूर है तल अवीव से, वहां पर इसको निशाना बनाया गया। बड़ी बड़ी हसास साइट है। इसके अलावा मरकावा टैंक्स को तबाह किया गया, हिजबुल्लाह ये दावा कर रहा है। और इराक से खबर यह है कि जो विक्टोरिया बेस है, वहां से इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये साइन होता है आखिरी साइन के, जब अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा होता है तो इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इक्विपमेंट्स की डिस्ट्रक्शन जब वहां पर जारी है, धमाके सुने जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि पेंटागन जब एम्फीबियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से मरीन्स निकल कर और हेलीकॉप्टर्स और वो सारा। वलीन जो नासर हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया था कि ओबामा और उस दौर में ये बड़े अहम मुद्दों पर रहे हैं, बड़े थिंक टैंक समझे जाते हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ट्रंप ने ईरान में किसी से बात ना की और सिर्फ इसके लिए जो वक्त मांग रहे हो अपनी मजीद तैयारी के लिए। और CBS ने यह कहा है कि अमेरिकी एस्टिमेट यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का एस्टिमेट यह है कि कम से कम 12 बड़े ऐसे एरियाज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जहां पर ईरान ने माइंस लगाई हैं और मजीद वो लगा सकते हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान से मुतल्लिक आपकी ओपिनियन कुछ भी हो, यह जंग ईरान ने शुरू नहीं की। आई टोल्ड यू कि ओमान ऑलवेज स्टैंड राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, और करेज भी है, करेज है, लेटा हुआ नहीं है ओमान, करेज है, उसमें अड्डे नहीं ना दिए। अमेरिका के खिलाफ लिखा ना कि अमेरिका ने धोखा दिया है। और आज क्या कह रहे हैं, यह बात ध्यान में रखें कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, यह पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमिक मसाले वो पैदा कर चुकी है। और मुझे डर यह है कि अगर यह जारी रहती है तो बहुत ज्यादा मामला संगीन हो जाएंगे। और ओमान इज ट्राइंग के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से महफूज तरीके से शिप्स को गुजरवाया जाए, और थाईलैंड का शिप उन्होंने गुजरवाया। सही है। तो ईरान रिस्पेक्ट कर रहा है उन मुल्कों की जो सही स्टैंड ले रहे हैं। ईरान और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारा डिसाइसिव राइट टू सेल्फ डिफेंस है और वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, ओमान, इन 4 मुल्कों के जरिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, और यानी मैसेजिंग हो रही है, आप इसको मैसेजिंग कह सकते हैं। सो अब ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि स्टीव विटकॉफ ने ईरान से रब्ता किया वाया पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाकिस्तान इज मेकिंग अ पुश टू मीडिएट टॉक्स टू एंड द US इजरायली वॉर अगेंस्ट ईरान। और इसका जो पावरफुल आर्मी चीफ है, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, पाकिस्तान का पावरफुल आर्मी चीफ जो है कॉल्स विद ट्रंप ताकि एक सोल्यूशन जो वो फाइंड किया जा सके। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को लिखा है, पाकिस्तान का मजबूत आर्मी चीफ। और वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है, ईरान हैज फाइनली एक्सपोज द लिमिट्स ऑफ ट्रंप पावर।
ईरान ने आखिरकार एक्सपोज कर दिया इनकी ताकत को। ईरान ने जो मुतालबात पेश किए, दोबारा जंग नहीं शुरू की जाएगी, इसकी गारंटी दी जाए, हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले रोके जाएंगे, तमाम फ्रंट्स पर इसराइल बमबारी बंद करेगा, अड्डे ख़त्म किए जाएंगे, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा और आबनाए हुर्मस के लिए नया इंतज़ाम जब बनाया जाएगा। जो मोहसन रज़ाई हैं, जो कि सीनियर उनके एहलकार हैं, उन्होंने कहा कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर लिए जाते। तो मैंने आपको बताया कि ईरान के जहन में आगे एक फ्यूचर भी है ना भाई, आगे उन्होंने सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा उनका जितना नुकसान हो रहा है। तो कल को वो कोलैप्स हो जाए तो फिर जंग के बाद भी, तो इसलिए वो उस चीज़ को भी मद्देनजर रख रहे हैं कि भाई सैंक्शन का खात्मा किया जाए। हमने इतनी जंग 47 साल से सैंक्शन भुगत के बैठे हुए हैं, ऊपर से जंगें मुसल्लत की जा रही हैं, तो अब इनको ऐसे ही हम जाने दें, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।